हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए, जो हमारा एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप लाइक शेयर कर दें, जिससे सभी के पास नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच सके। और यहाँ पे साथ में ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो आप तक पहले पहुँच जाए, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, हम क्लास 10th हिंदी पद्य बता रहे हैं, जो कि हमारा अध्याय 11 है, नदी। देखिए, हमारा अध्याय है नदी, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है केदारनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? केदारनाथ सिंह के द्वारा। अब यहाँ पे हम पहले इन केदारनाथ सिंह के जीवन परिचय के बारे में ज्ञात करेंगे, जानेंगे। तो आइए हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। देखिए, ये इनका जीवन परिचय के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। केदारनाथ सिंह का जो जन्म है, इनका जन्म 1934 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, अपने ही यहाँ पे ज़िले में, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के चकिया गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? बलिया ज़िले के चकिया गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो कहाँ हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में ही हुई थी। इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से 1956 ईस्वी में एमए की। इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से क्या किया? 1956 ईस्वी में एमए पास किए, तथा 1964 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण की। ये किसकी उपाधि धारण की? इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की। इन्होंने वाराणसी, गोरखपुर और पडरौना के कई स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यालयों में अध्यापक का भी कार्य किए। देखिए, वाराणसी और गोरखपुर, जिसे हम क्या कहते हैं? सीएम का सिटी कहते हैं। गोरखपुर, वाराणसी, गोरखपुर और पडरौना के कई स्नातकोत्तर विद्यालयों में इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया। 1999 ईस्वी में ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। ये दिल्ली में क्या हुए? प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पे सेवानिवृत्त के रूप में यहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई। अब आइए हम इनके कुछ साहित्यिक परिचय की देखते हैं। तो इनका साहित्यिक परिचय क्या था? देखिए, ये इनका साहित्यिक परिचय है। यहाँ पे केदारनाथ सिंह कविताएं अपनी सभ्यता, संस्कृति, लोक तथ्य तथा मानवता से परिपूर्ण है। उन्होंने कविता व गद्य की अनेक पुस्तकों की रचना की है। इन्होंने कविता और गद्य की क्या की है? अनेक पुस्तकों की रचना की है। अनेक पुस्तकों की रचना की है। इनकी कविताओं में गांव तथा शहर का द्वंद्व स्पष्ट दृष्टिगत है। इनके द्वारा रचित कविता बाघ इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है बाघ, वो क्या है? मील का पत्थर साबित हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, आगे कुछ लिखा है। इन्होंने अपने सम्माननीय पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है। अकाल में सारस के लिए 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं अकाल में सारस, ये जो इन्होंने लिखा है, इसके लिए इन्हें 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही मैथिल शरण गुप्त सम्मान, कुमरान आसातान पुरस्कार या दिनकर पुरस्कार, जीवन भारती सत्यापन आदि के लिए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ काव्य कृतियाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम पहला पद्यांश लिए हैं। पहला पद्यांश क्या है? अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी, कहीं भी यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम प्रसंग के संदर्भ की बात करते हैं, क्योंकि आपको पद्यांश के साथ साथ संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों करने रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम संदर्भ देखें तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की नदी शीर्षक से उद्गृहित है। यह कवि केदारनाथ सिंह के द्वारा विविधता से ली गई है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी प्रसंग देखें तो प्रसंग हम यहाँ पे लिखते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने मानव जीवन में नदी की महत्ता
और संकेत किया है, मतलब मानव जीवन में नदी की महत्ता की ओर क्या किए हैं, ये संकेत किए हैं, बताए हैं इन्होंने कथानुसार नदी मनुष्य का साथ हर क्षण निभाती है, ये यहाँ पे ये प्रस्तुत किए हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो कवि कहते हैं कि अगर धीरे चलो, कवि नदी की सभ्यता और संस्कृति के प्रतिरूप में प्रकट करते हुए कहते हैं कि मतलब कवि जो यहाँ पे है वो नदी की संस्कृति और सभ्यता के बारे में प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य के विकास की गति मंद होती है, मतलब यहाँ पे अगर धीरे चलो अर्थात जो मनुष्य का विकास की गति है, अगर हम अपने पथ पे अग्रसर तो हैं, मतलब चल तो रहे हैं, लेकिन जो हमारी गति है वो क्या है, वो अगर हम धीरे कर दें, धीरे हमारी गति है, जो विकास है वो क्या है, मंद हो, तो नदी रूपी सभ्यता उस तक पहुँच ही जाती है। तो नदी रूपी जो सभ्यता है वो उस तक पहुँच जाती है। लेकिन अगर मनुष्य अपनी परिवर्तनशीलता या विकास की गति को बढ़ा दे, मतलब मनुष्य जो है वो अपनी परिवर्तनशीलता और जो उसकी विकास की गति है उसे क्या कर दे, बढ़ा दे, तो यह नदी रूपी सभ्यता पीछे छूट जाएगी। देखिए, वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी अगर ले लो साथ। यहाँ पे हम यहाँ तक तीसरी लाइन तक बता रहे हैं आपको कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम मतलब तेज चलते हो, अपनी गति को आगे बढ़ाओ, तो जो तुम्हारी नदी रूपी सभ्यता है ना वो तुम्हारी छूट जाएगी, तुम आगे निकल जाओगे अपने जीवन में। अब आगे देखिए कहती है, देखिए यदि कोई व्यक्ति आधुनिक बनने की होड़ में अंधाधुंध भागता है तथा नदी अर्थात अपनी सभ्यता और संस्कृति की परवाह नहीं करता है, तो वह नदी उससे दूर होती चली जाती है। मतलब कहने कि अगर कोई अंधाधुंध होकर भागता चला जाता है तो वह अपनी सभ्यता और संस्कृति से क्या होता है, दूर चला जाता है। अब आगे यहाँ पे देखिए, आधुनिकता की ओर भागते हुए व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य विकास या प्रगति की ओर बढ़ते हुए नदी का थोड़ा सा भी ध्यान रखे तो वह नदी उसे पीछे वहाँ तक चली जाती है जहाँ तक व्यक्ति उसे लेकर जाना चाहता है। मतलब कहने का तात्पर्य इनका ये है कि अगर क्या करे, अगर जो मनुष्य है वो विकास या प्रगति की ओर बढ़ते हुए नदी का थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखे तो नदी उसके पीछे वहाँ तक चली जाती है जहाँ तक वह व्यक्ति उसे लेकर जाना चाहता है। फिर तो व्यक्ति उसे दुनिया से किसी भी कोने तक लेकर जाए, वह चलती चलती जाएगी वहीं तक भी जहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक। मतलब कहने यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसे दुनिया के किसी भी कोने तक लेकर जाए वह उसके साथ चलती है, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी जाने लगती है, वो वहाँ तक चली जाती है। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी सभ्यता को जीवित रखना चाहता है, तो वह विभिन्न सभ्यताओं वाले समूह में भी उसके साथ बनी रहती है। मतलब कहना कि अगर उनकी जो जीवन की सभ्यताओं को अगर समूह में रखना चाहता है तो उसके साथ वो क्या करती हैं, हमेशा बनी रहती हैं। अब यहाँ पे अगर हम काव्यिक सौंदर्य देखें तो जो भाषा है वो क्या है, इनकी भाषा सहज और सरल खड़ी बोली थी और जो छंद था वो अतुकांत व मुक्त था और रस यहाँ पे क्या है, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पे हम अगला पद्यांश देखते हैं कि पद्यांश दूसरा जो है उसमें क्या व्याख्या किया गया है, तो आइए देखें। देखिए, ये हमारा दूसरा पद्यांश है। छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक सुमुझ दुनिया। एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्षा के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती एक नदी है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी संदर्भ देखें, क्योंकि प्रसंग वही रहने वाला है जो हम आपको यहाँ पे पहले पद्यांश में बताए हैं, तो यहाँ पे अगर हम प्रसंग देखें, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग तो बदलता रहता है जैसे पद्यांश बदलता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रसंग देखें तो कवि के कथन के अनुसार मनुष्य भले ही सभ्यता और संस्कृति की उपेक्षा करे, किंतु सभ्यता और संस्कृति उसकी पीछा कभी नहीं छोड़ती। मतलब मनुष्य जो है वो सभ्यता और संस्कृति की अगर उपेक्षा करता है, फिर भी जो
सभ्यता और संस्कृति उसके पीछा कभी छोड़ ही नहीं सकती। जहाँ जाएगा तहाँ उसकी सभ्यता और संस्कृति उसके साथ जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देखिए तो कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति दूर बनाता है, देखिए छोड़ दो मतलब दूर कर दो वही अंधेरों में करोड़ों तारों की आंख बचाकर। कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूरी बनाता है तो थोड़े समय के लिए भी उससे दूर होता है या अलग हो जाता है तो वह सारे समाज से अलग हो जाता है। मतलब अगर थोड़े समय के लिए अगर उससे वो दूर होता है तो समझ लीजिए पूरे समाज जो यहाँ पे जो तारों का जो तारों की यहाँ पे कल्पना की जा रही था, करोड़ों जो तारों का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जीवन में क्या है, कई लोग हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम मतलब अपनों से मतलब दूर हो जाओगे। जो सारा ये जो समाज है इससे तुम क्या हो जाओगे, इससे तुम अलग हो जाओगे। ये सभ्यता और संस्कृति अजर और अमर है। ये जो सभ्यता और संस्कृति है ये क्या है, अजर अमर है। इसी की इसका कभी नाश है नहीं हो सकता, इसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। ये क्या है, अमर है, जो किसी न किसी रूप में हमेशा जीवित रहती है। वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक अब देखिए यहाँ पे वह किसी न किसी रूप में एक क्या करती है, वो जीवित रहती है। यदि इसका थोड़ा सा भी अंश कहीं छूट जाता है तो यह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपना विकास कर लेती है। यहाँ पे देखिए वह चुपके से रच लेती है एक समूची, मतलब अगर कहीं से उसका जीवन थोड़ा सा छूट जाता है तो वह उतने में ही अपनी विकास कर लेती है। चाहे जितने भी कुछ भी मतलब परिस्थितियाँ हैं वह उसका सामना करती है और विकास करती है, आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, अपने अस्तित्व रूपी बीज बनाए रखने के लिए इसे घोंघे जितना कम स्थान चाहिए। मतलब अगर उसे अपने अस्तित्व रूपी बीज को बचाए रखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, घोंघे जितना स्थान चाहिए। उसे थोड़े से स्थान में पल भर पर संस्कृति अपना विकास कर लेगी। जो थोड़ा सा उसका स्थान है, देखिए फिर वह छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, तुम्हें वर्षा के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती एक नदी है। मतलब जैसे घोंघा होता है तो देखते हैं कि मतलब अगर उसे स्पेस कम दिया जाए तो वो अपने आप को इतना सिकुड़ा लेता है, एकदम बहुत छोटा सा कर लेता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि नदी अर्थात सभ्यता और संस्कृति जीवन के सबसे कठिन समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। जो नदी है, जो सभ्यता संस्कृति है, ये जीवन की चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो लेकिन कभी ये क्या हमारा साथ छोड़ती हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं। जब तक कि सभ्यता और संस्कृति अपने आप को बचाए रखती हैं और मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती, यह मनुष्य को बहुत प्यार करती है, तभी तो अपनों से बांधे रखकर उसे अपने से अलग होने नहीं देती हैं। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं अलंकार क्या है। यहाँ पे उपमा अलंकार है क्योंकि छोटे से घोंघे में वाचक शब्द से होने से उपमा अलंकार यहाँ पे है। और जो हमारा गुण है वो प्रसाद गुण है और रस क्या है, शांत रस है। अब यहाँ पे हम पद्यांश तीसरा देखते हैं। ये देखिए हमारा पद्यांश तीसरा यहाँ पे लिए है। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई कभी सुनना। जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा, धीरे धीरे सुनना कहीं आस पास। एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। यहाँ पे अगर हम इसकी प्रसंग की बात करें तो कवि कहते हैं कि आधुनिक मानव अपनी आधुनिकता प्रदर्शित करने के लिए भले ही आधुनिकता को प्रदर्शित करे, किंतु उसके मन मस्तिष्क में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति एक अलग अवश्य ही होता है, एक लगाव अवश्य ही होता है। जैसे आप मतलब कहीं जाते हैं, जैसे अगर आप देश से बाहर जाएं, अमेरिका जाएं, तो वहाँ पे भले ही आप मतलब कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश बोलें, इंग्लिश में बात करें, लेकिन जो आपकी भाषा है, जो आपका संस्कृत है, वो आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी। आप हिंदी में निपुण हैं तो आपकी भाषा कहीं ना कहीं हिंदी वहाँ प्रदर्शित हो ही जाएगी। तो वही यहाँ पे मतलब जो आपके जो सभ्यता और संस्कृति से ये आपका लगाव है, आपकी भाषा के प्रति आपकी ये क्या है, एक लगाव है, यहाँ पे यही प्रदर्शित किया गया है। तो आइए इसे हम व्याख्या के जरिए यहाँ पे समझते हैं।
नदी जो इस समय नहीं है, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी ज़रूर कहीं न कहीं। कवि आधुनिक आचरण व व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विषय में कहता है कि आधुनिक ढंग का रहन-सहन और खान-पान करने वाले व्यक्तियों के घर में नदी रूपी सभ्यता भले ही प्रत्यक्ष रूप से क्या हो गई हो, व्यक्तियों के घर में प्रत्यक्ष रूप से ये क्या हो गई हो, दिखाई ना दे, किंतु वह अवश्य ही उनकी आचरण मानसिकता में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जैसे जो यहाँ पे व्यक्तियों का रहन-सहन है, जैसे जो लोग पहले गाँव में रहती हैं, तो पहले किस प्रकार रहते थे, लेकिन बाद में अगर वो शहर में चली जाती हैं तो उनका रहन-सहन बदल जाता है। लेकिन क्या उनकी सभ्यता और संस्कृति बदलती है? नहीं, वो आते हैं फिर उसी में ढल जाती हैं। तो वही यहाँ पे दर्शाया है कि घर में नदी रूपी सभ्यता भले ही प्रत्यक्ष रूप से क्या हो, दिखाई ना दे रही हो, किंतु वह अवश्य ही उनके आचरण और मानसिकता में ज़रूर दिखाई देगी, ज़रूर वहाँ पे उपस्थित होगी, कहीं न कहीं विद्यमान होगी। अर्थात वह पारस्परिक संबंधों की चटाई या कोमल भावनाओं के गुलदस्तों के रूप में हमारे जीवन में विद्यमान होगी। कवि आगे कहते हैं, देखिए यहाँ पे, नदी जो इस समय नहीं है पर घर में कभी होगी ज़रूर कहीं न कहीं, किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई कभी सुनना। अब आगे देखिए, जब सारा संसार, सारा शहर ये सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा। कवि कहते हैं कि उस छुपी हुई सभ्यता, उस संस्कृति की आहट को जीवन की तरह अपाधायी व भाग दौड़ में सुनना अत्यंत कठिन है। मतलब इस जीवन की भाग दौड़ में उस चीज़ को आप नहीं सुन सकते, अपने मन की ही बात आप नहीं सुन पाते हैं इस जीवन की इतने भाग दौड़ में। तो आगे देखिए, उसकी विद्वता को जानना हो तो रात के मौन में, मतलब रात जब पूरा संसार सो जाता है तो उस मौन के में सुनने का प्रयास करना, उस मौन में आपने अपने मन को शांत करके सुनने का एक बार क्या करना, प्रयास करना, जब संपूर्ण विश्व सो गया हो और चारों ओर शांति ही शांति हो। कवि आगे कहते हैं कि घर के प्रत्येक कोने से, उसकी प्रत्येक खिड़की और दरवाजे से कहीं दूर आती हुई नदी की धीमी आवाज़ या कहीं आपसे आती हुई नदी के बहने की स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है। इसके साथ ही सभ्यता और संस्कृति रूपी इस नदी में पलने वाले जीवन मूल्य रूपी मादा घड़ियालों की कड़ा भी सुनाई देगी। देखिए, वो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की तरह ही सुनाई देगी। आपको किस तरह सुनाई देगी? एक मादा घड़ियालों की करार की तरह ये आपको सुनाई देगी। अब देखिए, यहाँ पे कहने का उनका जो मतलब है, कवि सभी व्यक्तियों से एक अनुरोध करते हैं कि वे मादा घड़ियाल जीवन मूल्य, मादा घड़ियाल का मतलब क्या है, जीवन मूल्य की आवाज़ अवश्य ही सुने, क्योंकि व्यक्ति यदि सभ्यता रूपी नदी के कल कल ध्वनि में बहने की आवाज़ या जीवन मूल्य रूपी घड़ियाल के करारों की आवाज़ सुन लेगा तो वह अवश्य ही इनसे कष्ट को दूर करने की कोशिश करेगा। अर्थात यह अपनी विकसित और उपेक्षित सभ्यता और संस्कृति को अपनाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो भाषा है वो क्या है, सहज और सरल खड़ी बोली है। रस क्या है, शांत रस है। और अलंकार कौन सा है, अलंकार यहाँ पे पुनरावृत्ति अलंकार, यमक अलंकार है। यहीं पे हमारा ये पद्यांश समाप्त होता है। आई होप, मतलब जो हम सभी पद्यांश यहाँ पे बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।